आज हम बात करेंगे सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? ऑप्शन ए है विभेदित निर्देश डिफरेंटाइड इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन बी है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन। ऑप्शन सी है पृथकीकरण और नामीकरण और ऑप्शन डी है सहयोगपूर्ण सीखना। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पृथकीकरण और जो नामीकरण है वो नहीं होगा, क्योंकि पृथकीकरण कर देना मतलब अलग थलग कर देना और उसमें लेबल लगा देना ये सही नहीं होता है। हमारी व्याख्या भी है कि पृथकीकरण और जो नामीकरण है ये समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है, क्योंकि विभेदित निर्देश सीखने के लिए नामीकरण सहयोगपूर्ण सीखना और भय मुक्त सीखना ही स्वतंत्र और सहज रूप से सीखने से समावेशी शिक्षा की भावना का पालन करता है। यानी कि ऐसे वातावरण में सीखना जो कि भय से मुक्त हो, सीखने के लिए बनाया गया हो, सहयोगपूर्ण हो, स्वतंत्र और सहज हो, ना कि ये हो कि उसे नामीकरण या पृथकीकरण के लिए हो, ये सही नहीं है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा की प्रणाली होती है जो कि सभी के लिए शिक्षा की बात करती है, एजुकेशन फॉर ऑल कहती है। समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान करते हैं। यह भेदभाव रहित शिक्षा की प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात करती है। कैसी है? भेदभाव से मुक्त है और सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? यानी कि ऐसे पृष्ठभूमि के छात्र जो कि वंचित हैं, तो ऐसी क्लासरूम में एक शिक्षक को, एक टीचर को अपने जो अनुभव है, अपने जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। किस तरह के? ऑप्शन ए है कि सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, हम किसी को हतोत्साहित नहीं कर सकते, हमें सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करेंगे तो अपने विचार कैसे लेकर आएंगे? तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है प्रभावशाली समूह के बच्चों को अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रभावशाली समूह के बच्चे हैं उनको ही अपने अनुभव साझा करने दें, गलत हो जाएगा। भेदभाव ऐसे करना नहीं है। थर्ड है कि केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, तो ये भी गलत है। जहाँ पे केवल लग जाएगा वो तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। फोर्थ है कि अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत अच्छी बात है कि अपने स्वयं के जो अनुभव होते हैं, चाहे वो वंचित समूह के हों, चाहे प्रतिभाशाली हों, चाहे प्रभावशाली हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, तो सभी को अपने जो हैं विचार वो साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक जो टीचर है उसको सभी समूह के बच्चों को अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति यानी कि इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं उनको एक शिक्षक को कई सारे कार्य करने चाहिए, जैसे कि उनके बारे में अधिक जानकारी को हमें एकत्र कर लेना चाहिए और उसे क्लासरूम में होने वाली में चर्चा में शामिल करें। पाठ्यचर्या बच्चों के जो वास्तविक जीवन, जो उनकी रियल लाइफ होती है, उनके अनुभवों से संबंधित हो। समूह के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए अपने सांस्कृतिक ज्ञान पर उनका ध्यान जो है, फोकस जो है वो क्या होना चाहिए? केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहे छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों, जैसे कि पहिया कुर्सी, व्हीलचेयर, वॉकर, हैंड रेल के साथ रैंप और उभरा हुआ टाइल और ब्रेल प्रणाली। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यानी कि हमारा कौन कौन सा सही है? पहिया कुर्सी यानी कि व्हीलचेयर, वॉकर और हमारा जो हैंड रेल के साथ रैंप, ये तीनों हमारे बिल्कुल सही है। जबकि उभरा हुआ टाइल और ब्रेल प्रणाली ये दोनों तो जो हमारे दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए होती है जरूरी, लेकिन हमने पूछा था शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहा है छात्र, उसको समायोजित करने के लिए स्कूलों में पहुंच और बाधा मुक्त है, तो हमें ये सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। कौन कौन सी? पहिया कुर्सी जिसे हम व्हील चेयर कहते हैं, वॉकर, हैंड रेल के साथ रैंप, भूतल, भूतल मतलब पृथ्वी पर कक्षाओं का आयोजन कर लेना, शौचालय की सुविधाजनक व्यवस्था और पीने के पानी की उचित
व्यवस्था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान यानी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, बर्तनी में गलती करते हैं। दूसरा है कि 2 फीट की दूरी पर पड़े चीज़ें को नहीं देख पाते हैं, यानी कि जो अधिगम अक्षमता से जूझ रहा छात्र उनकी क्या पहचान है कि पढ़ने में शब्द या पंक्ति होंगे उनको छोड़ देंगे, या फिर जो बर्तनी होंगे उनमें गलती करेंगे, या फिर 2 फीट की दूरी से परे चीज़ें ही नहीं देख पाएंगे। थर्ड है कि एक ही गति क्रिया को बार बार दोहराएंगे। और फोर्थ है कि 70 dB की आवाज़ जो है वो नहीं सुन पाएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ने में शब्द और पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी में भी क्या करते हैं, गलती करते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान ये विशेषताएं ये हैं कि पढ़ने में शब्दों या फिर पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी में भी क्या करते हैं, गलती। वहीं अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों के बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके एक अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की भी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे छात्र जो हैं वो अति सक्रियता के शिकार होते हैं, सामान्य समन्वय का इनमें अभाव यानी कि कम अभाव रहता है, भावनाओं के प्रति भी अस्थिर रहते हैं और पाठ्य से आगामी क्रियाओं में भी क्या होते हैं, अरुचि रखते हैं। ठीक है, तो अति सक्रियता के शिकार होंगे, सामान्य समन्वय का अभाव रहेगा, भावनाओं के प्रति अस्थिर रहेंगे और पाठ्य से आगामी क्रियाओं में इनकी कैसी रहेगी, अरुचि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिभाशाली के बच्चों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। पहला है प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड है कि प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। थर्ड है कि प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। और फोर्थ है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्रतिभाशाली बच्चों के सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में क्या कर दिया जाता है, नज़रअंदाज। हमारी व्याख्या भी है कि ऐसे बच्चे जिनकी मानसिक आयु, योग्यता और क्षमता अपनी आयु वर्ग के बच्चे से अधिक होती है ये प्रतिभाशाली बच्चे कहे जाते हैं। ऐसे बच्चों की व्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा सदैव यानी हमेशा रहती है, इसलिए इस प्रकार के बच्चों को विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है। इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से ऊपर होगी और इन बच्चों को सीखने की कुछ विशिष्ट ज़रूरतें भी होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर देते हैं ताकि सामान्य बच्चों के साथ उनका समन्वय कैसे हो सके, स्थापित हो सके। नेक्स्ट है कि माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा, ऑप्शन बी है निष्क्रिय श्रवण के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, ऑप्शन डी है पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से देना चाहिए। मेरी व्याख्या भी है कि माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी क्रियाओं में बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं और स्वयं के द्वारा जो करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग के भी उन्हें अवसर उपलब्ध होते हैं जिससे शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में उनकी रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। वहीं पूछताछ आधारित शिक्षा एक ऐसी दृष्टिकोण होती है जो खोज के माध्यम से सीखने पर बल देती है। किसके द्वारा? खोज के माध्यम से। यह सक्रियता के साथ सीखने का एक रूप होता है जो मुख्य रूप से सोच, चिंतन और समस्या को सुलझाने के कौशल के विकास और अभ्यास से कैसा होता है, संबंधित। नेक्स्ट है कि समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। तर्क है कि अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है ना कि सामाजिक। तो सही विकल्प चुनना है। पहला है कि और दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। सेकेंड है सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं करते हैं। थर्ड है कि ये तो सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है कि और दोनों गलत हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि फोर्थ ए एंड आर फॉल्स है, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। व्याख्या भी है कि समकक्षियों से
चर्चा और संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल में बाधा को डालती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि सब कक्षों से चर्चा और संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल में सहज अवसर को उपलब्ध कराती हैं और अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी होता है, ना कि सामाजिक। ये तर्क पूरी तरह से गलत है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसी के अनुरूप ही अधिगम भी करता है। इसीलिए ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए है महारत उन्मुख, ऑप्शन बी है प्रदर्शन उन्मुख, ऑप्शन सी है विफलता को स्वीकारने वाला और फोर्थ है असफलता से बचने वाला। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मास्टरी ओरिएंटेड, महारत उन्मुख। एक जो शिक्षक है उसको अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख प्रकार के जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लक्ष्य जो हैं वो निर्धारण करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के द्वारा ही बच्चे समय और संसाधनों को अधिक कुशलता से केंद्रित करना सीख लेते हैं और ये लक्ष्य सीखने के पारस्परिक मानकों के आधार पर उनकी जो उपलब्धि है उनके माध्यम से छात्रों का जो ध्यान है वो भी केंद्रित करता है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। पहला कि मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है, निगेटिव में है। सेकेंड, एक शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, निगेटिव में है। थर्ड है कि अच्छे और बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, ये तो पॉजिटिव में है। और फोर्थ है कि भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए हैं और मेरे प्रयास करने पर इसमें अच्छे अंक नहीं आ सकते हैं, निगेटिव में है। तो ये ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ही एक हमें पॉजिटिव में दिया गया है कि अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर होता है डिपेंड। हमारी व्याख्या भी है कि एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अच्छे और बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। ऐसी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि जो व्यक्ति की सकारात्मक धारणाएं होती है वो व्यक्ति को जीवन की जितनी भी परिस्थितियां होती हैं उनमें सामंजस्य को बैठाने के लिए और प्रत्येक परिस्थिति को सहज रूप में स्वीकार करने की क्षमता का विकास करती हैं और स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति सकारात्मक धारणाओं को भी क्या करती हैं, विकसित करती हैं। नेक्स्ट है कि संरचनावाद का सिद्धांत। ऑप्शन ए है कि सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वे संसार के बारे में खुद की जो समझ है वो बनाते हैं। सेकेंड है कि जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। थर्ड है कि शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है और फोर्थ है कि निष्क्रिय अनुकरण के अधिगम में भूमिका पर क्या देता है, जोर देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संरचनावाद का जो सिद्धांत है ये सीखने में जो अधिगमकर्ता की भूमिका है उसको महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वे संसार के बारे में खुद की समझ को बनाते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे संसार के बारे में उनकी जो खुद की समझ है वो बनती है। विलियम वुंट संरचनावाद के प्रतिपादक हैं। तो संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है, विलियम वुंट। संरचनावाद का सिद्धांत जानकारी के चिंतन और समालोचनात्मक विचारों पर जोर देता है, शिक्षकों की लोकतांत्रिक भूमिका पर भी जोर देता है और सक्रिय अनुकरण के अधिगम की भूमिका पर भी जोर देता है। संरचनावाद के केंद्र बिंदु में विद्यार्थी रहते हैं और इसके अनुसार प्रत्येक बच्चा स्वयं ज्ञान का करता है निर्माण और स्वयं के पूर्व अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है। यानी प्रत्येक बालक के अपने क्या होते हैं, पहले के अनुभव, पूर्व अनुभव होते हैं, जिसके माध्यम से वो विद्यालय में प्रवेश करता है। और विलियम वुंट है संरचनावाद के प्रतिपादक। नेक्स्ट है कि बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए है कि जो उनके लिए अप्रासंगिक हो, ऑप्शन बी है जो वो पहले से समझते हों, ऑप्शन सी है जो उनके लिए अज्ञात हो और ऑप्शन डी है जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय देम, यानी जो पहले से समझते हों। तो बच्चे किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? जो वो पहले से समझते हैं उस आधार पर। ठीक है, आप प्रासंगिक, अज्ञात तो ये सब होगा नहीं परे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि बच्चे जो पहले से समझते हैं उसके आधार पर भी अपने अगले ज्ञान का करते हैं निर्माण, और इस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण कहते हैं जैसे कि जो उनके लिए प्रासंगिक हो, जो उनके लिए ज्ञात हो, जो उनके लिए वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित हो, जो उनके लिए सहज और सरल हो, और जो उनके परिवेश से अंतर संबंधित हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि संज्ञान और संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि संज्ञान और संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। दूसरा है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं और दूसरे को कैसे करते हैं? प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। थर्ड है कि संज्ञान जो होता है वो संवेग पर प्रभाव डालता है, परंतु संवेगों का संज्ञान से कोई प्रभाव नहीं होता। फोर्थ होता है कि संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, परंतु संवेगों का संज्ञान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है संज्ञान और संवेग के बारे में। हमारी व्याख्या भी है कि संज्ञान और संवेगों के बीच एक द्विदिशात्मक गतिशील परस्पर क्रिया होती है जो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी रखती है। जैसे कि संज्ञान और संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रभाव भी डालते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। वहीं संवेग है स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन शैक्षिक परिणामों के द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है अन्वेषण और प्रयोग, ऑप्शन बी है अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विचार, ऑप्शन सी है चर्चा और बहस, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय सुनने के कौशल। तो हमसे निगेटिव पूछा है तो निगेटिव इसमें हमारा दिया गया है निष्क्रिय सुनने के कौशल, पैसिव लिसनिंग। इस शैक्षिक परिणाम के द्वारा छात्रों में सार्थक अध्ययन को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, बल्कि अन्वेषण और प्रयोग, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास और चर्चा और बहस, इन तीनों से भी कर सकते हैं। व्याख्या भी है कि निष्क्रिय सुनने के कौशल वे शैक्षिक होते हैं जिनके द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि निष्क्रिय श्रवण यानी निगेटिव जो लिसनिंग होती है उससे अधिगम भी कैसा हो जाता है, लर्निंग भी कैसी हो जाती है, निष्क्रिय यानी कि निगेटिव। और ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भी अभिरुचि जो होती है, अनइंटरेस्ट होता है, वो उत्पन्न करता है, जबकि अन्वेषण, प्रयोग, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा और बहस, इन सबके द्वारा छात्रों के सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके द्वारा निर्मित कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, यानी कुछ उन्हें भ्रांति यानी कुछ मिसकंसेप्ट्स हो जाते हैं उनमें, तो उन सबसे अगर निपटना है तो कौन से रचनात्मक दृष्टिकोण में क्या सुझाव कर सकते हैं? पहला है कि उन्हें अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, निगेटिव में है। अगर उनमें कुछ भ्रांतियाँ तो उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमने बिल्कुल ही अनदेखा कर दें। अनदेखा करना बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए तो गलत है। सेकेंड है कि उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, ये भी निगेटिव है। पैसिव रूप से उन्हें बस रट्टा मारने के लिए दे दी जाए बहुत सारी वस्तुएं, तो भी सही नहीं है। थर्ड है कि विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, नहीं, ये भी निगेटिव है, सजा वजा देनी नहीं चाहिए। से आंसर ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया कराने चाहिए। जो भी उनके मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी उन्हें नहीं आती है, तो उसको हटाने के लिए, जो उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमें चर्चा के मौके देने चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित जो भ्रांतियां हैं उनको निपटने के लिए हमें रचनात्मक दृष्टिकोण, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर है चर्चा के उन्हें मौके देने चाहिए, क्योंकि चर्चा और बहस के माध्यम से ही विद्यार्थी जो है वो सहज तरीके से सीख सकता है। रचनात्मक दृष्टिकोण बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको अधिक खुले तौर पर और नवाचार के साथ देखने, विचार करने और उनको हल करने की अनुमति हमें प्रदान करती है, क्योंकि जीन प्याजे महोदय ने भी रचनात्मक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित जो भ्रांतियाँ होती हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन और तर्क वाला इंपॉर्टेंट है। कथन है कि स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तर्क है कि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। तो सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट ए की और दोनों सही है और एक की आर सही व्याख्या करता है। सेकेंड है कि सही तो है पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड है ये तो सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि और दोनों गलत है। हमने देखा था कि बोथ ए एंड आर और फॉल्स यानी कि ई और दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि कथन ए स्कूलों को माता पिता को कभी भी किसी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, गलत है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा में उनके जो माता पिता हैं उनको शामिल करने से जो विद्यार्थी हैं उनके अर्थपूर्ण अधिगम में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है यानी कि सहायता मिलती है। साथ ही बच्चों को परिवेश से जुड़ाव भी महसूस होता है। और तर्क आर है कि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, ये भी गलत है, क्योंकि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में सकारात्मक रूप से कैसी होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, इस तरह से और दोनों गलत हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारा 1/2/2023 को पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। हम आपके CDP, हिंदी और SST के सारे PYQ कराएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। होम एजुकेशन के नाम से हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह से फॉलो कर लीजिए अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए। साथ ही कमेटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।